नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे शो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से जुड़े संकेतों पर, साथ ही बाजार में आज रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ऐसे में किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाला है। आज यूएस से पीसीई के आंकड़े आने वाले हैं, महंगाई के आंकड़े, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट से जुड़ा एक्शन आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि अब इसके बाद सितंबर में फेड पॉलिसी भी होगी, तो उस पर भी दुनिया भर के बाजार की नज़र टिकी हुई है। कल के दिन हमने देखा कि डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था, और उसके पीछे की वजह ये थी कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले और वहां पर कुछ आर्थिक आंकड़े भी आए। यूएस जीडीपी के आंकड़े आए हैं और इसके अलावा जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे थे ये सारे ही नंबर्स, जिसके चलते हमने डाउ जोन्स में तेजी देखी। सिलेक्टेड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी अच्छा था। गोल्डमैन सैक्स, इंटेल और वीजा जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त थी, जिसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स में 240 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई और रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार भी किया। लेकिन काफी मिला जुला कारोबार रहा अमेरिका में, क्योंकि नैस्डैक में गिरावट रही है। वो इस वजह से भी थी क्योंकि एनवीडिया के जो नतीजा है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि उसका रिएक्शन दिख सकता है। कल 6% की गिरावट देखने को मिली एनवीडिया में नतीजों के बाद। और जो नतीजे थे वो तो अनुमान से बेहतर थे, लेकिन आउटलुक और गाइडेंस कमजोर था, जिसके चलते हमने एनवीडिया के शेयर में 6% की गिरावट देखी और उसी वजह से नैस्डैक में कल दबाव था। लेकिन उसके अलावा यूएस में बीईए यानी कि ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने दूसरी तिमाही के लिए जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 2.8% से बढ़ाकर 3% कर दिया, जो कि स्ट्रीट एस्टीमेट अगर देखें तो वो 2.8% के आसपास ही कर रही थी। तो जिस तरीके से मंदी की जो टेंशन चल रही थी यूएस में, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े थोड़े बेहतर ही आए, 2.31 लाख पर थे, 2.32 लाख का अनुमान था। तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो नंबर्स बेहतर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज महंगाई के आंकड़े, ग्रोथ के नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी। पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स, एक्सपेंडिचर, ये कोर महंगाई आंकड़ा है और देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि हल्की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि ये आंकड़े कैसे आते हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो पीसी के आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी, 3.8% के आसपास कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी तेजी आई है, 101 पर अब आ चुका है डॉलर इंडेक्स। सोने की बात करें तो अब नजर है सितंबर में फेड पॉलिसी पर। उसके पहले हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से सोने में तेजी है। $2550 के पास सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर कल हमने तेजी देखी, आज फिर से थोड़ा नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन कल 2% के आसपास की तेजी थी। वो इसलिए क्योंकि अब सप्लाई की कमी को लेकर चिंता हो रही है। लिबिया में पिछले 3 दिन में उत्पादन करीब 1.5 मिलियन बैरल घटा है, और इराक भी बात कर रहा है कि सितंबर में तेल उत्पादन 4.25 मिलियन बैरल से घटाकर 3.9 बिलियन बैरल कर देंगे। तो सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं अब जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इन कुछ खबरों की वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में कल हल्की तेजी थी। आज वापस से $79 के नीचे यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन इस कच्चे तेल के चाल पर नजर बनी रहेगी। कुल मिला के बात करें तो आज संकेत अच्छे हैं, और एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं कि सारी ही इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में, और अन्य इंडाइसेस पर नजर डालें तो निक्केई 224 अंक ऊपर है। कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार में भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत खराब नहीं है, आज के लिए संकेत अच्छे हैं, और महंगाई का जो आंकड़ा है उस पर अब नजर बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल खरीदारी की 3,260 करोड़ की, वहीं घरेलू निवेशकों ने 2,691 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 3,347 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में काफी बड़ी खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे आंकड़े हैं एफआईआईज और डीआईएस के भी तरफ से। कल भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद भी हुए, बीच में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फ्लैटिश यहाँ पर क्लोजिंग कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली है।
एक्सपायरी जो थी निफ्टी की वो 25,000 के ऊपर ही हुई। लेकिन आज नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, सितंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, चाल कैसी रह सकती है, रोल ओवर आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी निफ्टी की भी कंप्लीट होगी और बैंक निफ्टी की भी एक दिन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। रोल ओवर के नंबर्स दोनों में ठीक है, लेकिन एक चीज, जब आपने रोल ओवर की बात उठाई दी है तो मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ऑप्शंस के नंबर पढ़ रहे थे, 1 लाख प्लस करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस बाय हुए हैं। मैं आपको एक और डाटा भी देता हूँ जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है, वो भी निफ्टी का ही है। और ये जो नंबर है 1,21,000, इसमें से 1,25,000 बॉट हुआ था कल निफ्टी के अंदर, यानी निफ्टी 50 के अंदर, और प्लस माइनस करने के बाद नेट में आया 1,21,000 का इंडेक्स ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक और नंबर जो कि निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है, वो है 5,90,000 का कॉन्ट्रैक्ट। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं इनको। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कहने का मतलब है कि ये ऐसे सौदे जो भी ओपन है और सीरीज के अंदर ट्रांसफर होके आए हैं, वो है 5,90,000। जस्ट इमेजिन, 5,90,000। मैंने कई महीनों में पहली बार इस तरह का नंबर देखा है। तो निफ्टी अपने आप में काफी हैवी है इस समय, और निफ्टी को चलने के लिए थोड़ा लाइट होना होगा। ये लाइट दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या तो कवरिंग आ जाए, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट्स भी है, इसके अंदर लॉन्ग भी है। तभी तो ओपन इंटरेस्ट बना, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के लोग हैं। तो या तो कवरिंग आएगी, या तो अब आपको एक अच्छी तेजी की तैयारी कीजिएगा, और वो जल्दी ही करेगा मार्केट। अब बस बहुत हो गया वेट, अब वो मार्केट जल्दी कर सकता है, क्योंकि 5,90,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी जल्दी अब सेटल होने के लिए आएंगे। इतनी हैवी पोजीशन के साथ निफ्टी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको देता हूँ। 24,800 एक एम सपोर्ट एरिया है, 25,000 एक एम सपोर्ट एरिया है। आप हफ्ते से शुरू हुए थे, सोमवार से शुक्रवार हो चुका है, आपने 25,000 तोड़ा नहीं, 25,200 पार किया नहीं, 200 पॉइंट की रेंज में फंसे रह गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे भी। तो अच्छा, एक इसमें नए लोगों को क्या करना है, पुराने वालों को, नए वालों को कुछ नहीं करना, जितना हो सके 25,000 के करीब खरीद लेना, 24,800 का स्टॉप लॉस लगा लेना। आपका टारगेट, पहला टारगेट 25,500 है। अब आ जाते हैं पुराने वाले लोगों को, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, या तो 25,000 का लगाएं या तो 24,800 का लगाएं, वो भी 25,500 के टारगेट के लिए बने रहे। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल इन नेचर है, वो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए बैंक निफ्टी में एक्साइटमेंट थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू दिस। बट हाँ, बैंक निफ्टी अपने आप को हील करेगा। ध्यान रखिएगा, सारी एवरेज ठीक है, बैंक निफ्टी की सिर्फ एक 50 दिन की एवरेज नीचे आके ट्रेड कर रहा है। वो 50 दिन की एवरेज का नंबर है 51,563। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब तक हम 51,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते, तब तक बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। और आप ये नोटिस भी कर रहे हैं कि कई दिन हो गए बैंक निफ्टी को 51,200-300 भी पार नहीं कर पा रहा है, और 500 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए। तो जिस दिन 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी, उस दिन ये भी ठीक हो जाएगा। फिर दोनों का कंबाइंड एफर्ट्स आप मार्केट्स में देखेंगे। जब तक नहीं होता, तब तक ये डाउटफुल कंडीशन में रहेगा, पॉजिटिव बायसनेस के साथ काम होगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बाजार ऊपर चलेगा, प्रोबेबिलिटी ये नहीं कहती है कि बाजार थोड़ा नीचे आएगा। इंडेक्स ऑप्शंस वालों को ध्यान रखना चाहिए, नई नई सीरीज शुरू हुई है, तो ऑप्शंस ट्रेड करते समय थोड़े प्रीमियम हाई बने हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा अवेयर होके, यानी कि आराम से आप काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, एफ आईज रिटेल डी आईज की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ओवरऑल आंकड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, सितंबर सीरीज की जो शुरुआत है वो अच्छी दिखाई दे सकती है। ये कुछ रेंज आपको बता दिया आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, इस पर नज़र रखिए। बाजार कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। एक और रणनीति हम समझ लेते हैं, और हमारे साथ KR चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड लें, और अपने स्टॉक्स भी बताइए। A very good morning to Pooja. Thank you for having me on the show. It's such a pleasure. निफ्टी बैंक निफ्टी पूजा दोनों रेंज बाउंड है। निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, नया हाई बनाया है। बैंक निफ्टी अभी तक प्रीवियस हाई से काफी दूर है, तो बैंक निफ्टी सस्ता है लेकिन चल नहीं रहा है। 51,400 के ऊपर पार करना जरूरी है बंद आने के लिए, और आज मंथली भी क्लोजिंग है, आखिरी दिन है हफ्ते का और महीने का, तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है टेक्निकली। 51,400 के ऊपर मेरी गिनती के हिसाब से बैंक निफ्टी पॉजिटिवली देख सकते हैं, और वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक ये नहीं होता
आई थिंक दूर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की रणनीति की बात करें पूजा, तो पहला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल उसने एक अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है। इंट्राडे चार्ट्स पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाई दे चुके हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद काफी गिरावट हुई है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अभी रिकवरी बाउंस के लिए खेल रहे हैं। इंट्राडे कॉल रहेगा 2850 के आसपास की एंट्री, 2825 का स्टॉप लॉस और 2900 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है बाय कॉल रहेगा, वो है बीपीसीएल पूजा। बीपीसीएल काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। डेली, वीकली, मंथली कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तेजी में ही है और ये ऑल टाइम हाई भी कायम करेगा और नेक्स्ट 2-3 महीने भी बीपीसीएल पॉजिटिव रहेगा। कॉल इंट्राडे है, 356 की एंट्री, 352 का स्टॉप लॉस और 364 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और इंडिकेटर सपोर्ट लिया है, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। सब इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, बढ़ने के मूड में है पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जैसा कि हेमन भी बता रहे थे कि आज महीने का भी आखिरी कारोबारी सत्र है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो टेक्निकल लिहाज से निफ्टी के लेवल्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हमने आपको बता भी दिए हैं। और ट्रेड करना है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स आपको बता। तो चलिए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद से जान लेते हैं आज के लिए अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया फोकस में रहने वाला है। आज एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होने वाली है, जहां पे उनकी जो एजीआर की जो है आज जो 1:30 बजे जो है इम्पॉर्टेंट मीटिंग रहने वाली है। अब अगर ये रिलीफ आती है तो कंपनी को जो है जो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है उसमें से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जो है कटौती देखने मिल सकती है। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकता है अगर जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आए। और ऑफ कोर्स फिर इन्वेस्टर्स को भी क्लैरिटी रहेगा कि कैसे डेट रिडक्शन और एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी की देखेगी आगे जाते हुए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई है। मैनेजमेंट मीट हुआ था। मार्केट शेयर गेन्स 2 सेगमेंट में देखने मिल रही है, एक आपके मोटर सेगमेंट में और दूसरा आपका हेल्थ सेगमेंट पर। यहाँ पे जो मार्केट शेयर ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशंस में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है और वो एक्सपेक्ट करें कि जो 2 व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट है वो सेकेंड हाफ में जो है अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि मॉनसून अच्छी आई है। स्पाइसजेट के बारे में बात करें तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। डीजीसीए ने जो है कंपनी को एनहांस सर्वेलेंस में ले आया है। उनकी स्पेशल ऑडिट हुई थी तो वहाँ पता चला कि और सर्वेलेंस जो है और चेकिंग्स, टेक्निकल चेक्स और करवाई जाएगी एयरक्राफ्ट का। और कंपनी ने जो है लगभग 150 केबिन क्रू को जो है टेम्परेली जो है उन्होंने कहा है कि रिज़ाइन करने के लिए अगले 3 महीने के लिए। तो टेम्परेरी रेजिग्नेशन है, इसको फॉरलॉ कहते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें, 5,000 करोड़ का QIP खुल चुका है। ऑफर प्राइस 3% डिस्काउंट पे है और इक्विटी डाइल्यूशन लगभग 8% का है। वही अगर मैं शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूं, जैसे कि बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान शुगर, यहाँ पे एक शुगर कंपनीज को रिलीफ मिली है। गवर्नमेंट ने रिमूव किया रिस्ट्रिक्शंस इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके, जहाँ पे शुगर के जूस या जो है सिप्रस का यूज़ होता है, साइरस का यूज़ होता है। अब इसमें जो है कैप जो होती थी, जो सप्लाई होती है शुगर केन या सिरप की, बी मोलासिस, सी मोलासिस, इस पे जो है कैप निकाल दिया गया है। तो टेक्निकली शुगर कंपनी जिनका ये इथेनॉल एंगल है उनके लिए ये पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि टाटा मोटर्स DVR का ट्रेडिंग अब बंद हो चुका है, आज से बंद हो जाएगा और कंपनी जो है 7 ऑर्डिनरी शेयर्स जो है देने वाली हैं। अगर आप टाटा मोटर्स DVR के शेयर होल्डर है तो आपको 7 शेयर्स मिलेंगे टाटा मोटर्स के। रिकॉर्ड डेट इसका 1 सितंबर को है। NLC इंडिया को भी अप्रूवल आई है उनकी JV कंपनी से, जहां पे वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी को जो है एक रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट मिला और ये 2000 मिलियन वॉट्स का है। और आखिर में NTPC, उनका जो पहला वह जो शेड्यूल है उनके 320 मेगावाट के भाईसारा सोलर PV प्रोजेक्ट जैसलमेर का, अब उनकी जो है कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, जहाँ पे NLC इंडिया और NTPC फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रहेगा। ICICI लॉम्बार्ड, स्पाइसजेट से जुड़ी कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स QIP के चलते फोकस में रहेगा और शुगर स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर पॉजिटिव खबर है।
राहत की खबर आ रही है सेक्टर के लिए, तो आज इससे जुड़े स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स, एनएलसी और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पर भी आज नजर रखिए। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की और हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आपने शुरुआत की वोडाफोन आइडिया से, आपने जिक्र किया कि आज ये फोकस में रहेगा। नो डाउट और एक टेलीकॉम स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है और वो है भारती हेक्साकॉम। सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है कवरेज और 1405 का प्राइस टारगेट दे रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज इस कंपनी की एजीएम है और एजीएम के पहले सिटी ने कवरेज की शुरुआत की है। इनका कहना है कि प्योर प्ले टेलीकॉम ऑपरेटर है। डोमेस्टिक अगर आप देखेंगे तो एक प्योर प्ले रीजनल टेलीकॉम ऑपरेटर है और साथ ही साथ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे ये काफ़ी बुलिश है। जो टैरिफ हाइक्स लिए हैं उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी आगे जाके होगा और कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रह सकती है। और जो रिटर्न रेशियोज़ है, अगर आप इस कंपनी के पीयर्स को देखेंगे तो उसके मुकाबले इस कंपनी की सबसे अच्छी है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है और 1405 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो सिटी दे रहा है। अगली रिपोर्ट ऑटोज़ पे है और यहाँ भी इंटरेस्टिंग है। मैक्वेरी की दरअसल ये रिपोर्ट है और देखिए ऑटो नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पे टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट पे इन्होंने अपने प्राइस टारगेट्स बढ़ाए हैं। टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो और आयशा मोटर, इन सब पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। और खासकर अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स इनको सबसे ज़्यादा पसंद है और आयशा मोटर लीस्ट प्रीफर्ड है। टीवीएस मोटर्स पे 2783 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 3051, हीरो मोटो पे 5887 से बढ़ा के 5967, बजाज ऑटो 9655 से बढ़ा के 10248 और आयशा मोटर्स पे 4343 से बढ़ा के 4573 का ये दे रहा है। इनका कहना है कि टू व्हीलर ऑटो स्पेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं और रूरल डिमांड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी की उम्मीद इनको है। साथ ही साथ ईवी पेनिट्रेशन जो है वो अब बढ़ रहा है तो इसका फ़ायदा आगे चल के इन कंपनीज के वॉल्यूम में आपको देखने मिलेगा और इसके लिए अपने प्राइस टारगेट जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और आखिरी में लुपिन, यहाँ पे नमूरा की रिपोर्ट है लेकिन अच्छा खासा तगड़ा प्राइस अपग्रेड इन्होंने दिया है। खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1952 से बढ़ा के 2427 का ये दे रहा है। इनका कहना है कि यूएस जेनरिक मार्केट जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आगे चल के इस कंपनी को हो सकती है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बेहतर इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। यूएस के जो अर्निंग्स है उसके एस्टिमेट्स जो है उनको इन्होंने बेसिकली रिवाइज भी किया और अपवर्ड रिवीजन किया गया है। इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 1952 से बढ़ा के 2427 का किया है लुपिन पे नमूरा ने। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं आज और उसका असर भी हम देखेंगे इन स्टॉक्स पर पड़ सकता है। थैंक यू वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। भारती हेक्साकॉम सिटी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर 1405 के लक्ष्य के साथ अपना कवरेज शुरू किया है और खरीदारी की राय यहाँ पर दे रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स यहाँ पर भी आ रही है। बजाज ऑटो पर मैक्वेरी अब 10,248 के लक्ष्य देख रहे हैं। इसके अलावा हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे टू व्हीलर ऑटो कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। ल्यूपिन पर टारगेट बढ़ा दिया है, 2427 का कर दिया है, तो इस स्टॉक पर आज ज़रूर नज़र रखिए। सनटेक रियल्टी पर भी टारगेट्स बढ़ाए गए हैं और इसके अलावा रिलायंस भी आज फोकस में रहेगा और पॉजिटिव रिपोर्ट्स के चलते। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर कि आज नज़र रखिए। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का और हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड ले वहां पर? गोल्ड सिल्वर हम देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। गोल्ड अपने आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर सिल्वर हमें लगता है कि आज अट्रैक्टिव हो सकता है, तो सिल्वर में करीबन अगर हमें बाय करना है तो करीबन 85,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर लग रहा है कि 87,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है करीबन 85,880 पे लगाएं, टारगेट 87,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर कल की तेजी आज कंटिन्यू रह सकती है। सिल्वर के लिए टारगेट 87,500 के नजर आ रहे हैं। गोल्ड में भी खरीदारी करने की सलाह। अनुज, कच्चे तेल में भी हम तेजी ही देख रहे हैं, $80 के पास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि एक करेक्शन के बाद क्या करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय देंगे आप क्रूड पर? देखिए सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि चाइना की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक्स भी क्रूड के बड़े हैं, हमें लगता है कि फिलहाल अभी रेंज में रहेगा।
और अगर हम रेंज की बात करें तो 6200 से लेकर 6400 के बीच कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तो लगता है कि फिलहाल इसी रेंज में रहेगा, बट हाँ अगर ये बाउंस लेता है तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अनुज जी, बेस मेटल्स में भी ज़्यादा कुछ एक्शन हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर बेस मेटल्स में? साइड जा सकता है। बेस मेटल में जिंक सबसे अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जिंक में करीबन 267 के आसपास खरीदारी करें, 264 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 273 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि एक बेस्ट बाई के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज क्लियर कट ट्रेड नज़र आ रहा है सिल्वर में 87,500 के टारगेट्स के लिए, और जिंक भी अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है बेस मेटल स्पेस से। 270 273 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिंक में। अनुज जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक खबर का रुख कर लेते हैं अब आगे, और सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की लिस्टिंग पर विचार कर रही है। इसके लिए क्या मानदंड है और क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानकारी हमें हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में जो बेहतर रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, उनके लिए आईपीओ लॉन्च किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं इन आरआरबीज की अगर बात करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट बैंक्स है एसबीआई, पीएनबी, बीयूबी शामिल है, वो इस बात के पक्ष में है कि जो वेल परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। ये जो इशू है वो पिछली जो बैठक हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आरआरबीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिव्यू से संबंधित, उसमें इसको प्रमुखता से इस मसले पर चर्चा की गई है और एक आम सहमति है कि जो वेल परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है उसमें उनकी मदद मिले और साथ ही साथ जो उनका गवर्नेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आरआरबीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सुधरा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 9 में से 7 आरआरबीज ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है और लगातार उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिल रही है। लिहाजा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अब इनके लिए आईपीओ लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आरआरबीज पर नजर डालें, जिसमें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये काफी सीरियसली इस ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो बोर्ड है इस पर फाइनल कॉल लेगा, लेकिन एक आम सहमति ये है कि इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर नजर डालें, उसके हिसाब से किसी आरआरबी को अगर उसकी लिस्टिंग करनी है, उसके लिए आईपीओ लाना है, तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 साल में लगातार उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से ज्यादा होना चाहिए और ये लेंडर जिनकी लिस्टिंग करनी है वो आरबीआई के पीसीएफ फ्रेमवर्क में न हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, फिर इन आरआरबीज की लिस्टिंग हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये पूरा डेटा देने के लिए। तो रीजनल रूरल बैंकिंग के लिस्टिंग पर विचार किया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है और जल्द ही इस पर देखना होगा क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, क्या कुछ मापदंड तय होते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।